हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस की कैलकुलेशंस की थी और जो मैंने 3 रेजिस्टेंस के फॉर्मूले डिराइव किए थे वो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। आप कैसे याद करें उसका आपका अपना टेंशन है, लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद करने का तरीका होता है कि उनको एक पेज पे लिख के और रूम में किसी वॉल पे चिपका लें और सुबह शाम आते जाते टाइम जब वो देखेंगे तो वो याद हो जाते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे याद किए थे। ठीक है, और याद इसलिए करना है क्योंकि जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा और अगर हम उसको डिराइव करने बैठेंगे तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यही होता है कि उनको याद कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3 ही फॉर्मूले हैं। अब तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, और उस रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कि लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप कोई कॉपर वायर इमेजिन करिए, जैसे आपके घर में जो कॉपर वायर लगे होते हैं, जैसे पंखे के लिए वायर लगा है स्विच से, तो जो वो वायर है उस वायर का एक अपना रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, डायग्राम जो उसका हम यूज करते हैं, तो किसी भी रेजिस्टेंस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस तरह से किसी भी रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है आर। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई वायर है, ये कोई वायर है और इसका अपना रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैंने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था तब आपको मैंने बताई थी कि ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि ओम्स लॉ जो होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। और जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है, जो चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट जो फ्लो करता है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो कौन से डायरेक्शन फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब मैं आगे एक टॉपिक लिख रहा हूं जिसका नाम है पावर इन रजिस्टर। इसको बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस का इस तरह से सिंबॉलिक। अब कोई बोले ऐसे सर कितनी लाइन बनानी है? जितनी बनानी है उतनी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और इसके बाद जो हम ये वायर्स बनाते हैं इनको मानते हैं हम कंडक्टिंग वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। कौन सा? जो ये वाला सेगमेंट है, यहां से यहां तक जो स्ट्रेट वायर है और यहां से यहां तक जो स्ट्रेट वायर है, इनको मानते हैं हम जीरो रेजिस्टेंस के वायर। और जो भी मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो हमने यहां पे इस डैश डैश लाइन से दिखा दिया। अब अगर इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये बात की गारंटी है कि इस साइड में होगा हाई पोटेंशियल और इस साइड में होगा लो पोटेंशियल। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से, जब हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन करता है, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कराया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी हमने एवरेज वेलोसिटी का नाम दिया था, तो आप जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब सवाल उठता है, जैसे मैं इसमें समझाता हूं कंडक्टर में, तो मान लीजिए अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। और कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होता है वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स में कौन फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। हमने एक साइन कन्वेंशन यूज किया था कि करंट का डायरेक्शन किसे कहा जाएगा? तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन कहा जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो ना करके, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो ना करके नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो ना करके नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। हम जानते हैं हमारे कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एंड दैट इज कांस्टेंट। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, जब मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस साइड से इस साइड में जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। जब हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो यहां पे लिखता हूं मैं, दिस इज द कंडक्टर,
इस कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा। इधर कौन है मेरा हाई पोटेंशियल, और इस वाले एंड पे कौन है मेरा लो पोटेंशियल। अब जब मेरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। देखो इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं चलिए ए, और इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं बी, तो मैं इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं पॉइंट ए पे, यहां के पोटेंशियल को नाम देते हैं V1 और यहां के पोटेंशियल को नाम देते हैं V2। मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाता हूं पॉइंट ए पे, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए वो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ EV1। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी लिखूं पॉइंट बी तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ EV2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल का कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करिए, Q इंटू पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। अब जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल के आया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई या उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, इसकी बात को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो अगर चेंज पॉजिटिव आया इसका मतलब वो चीज बढ़ गई है, और चेंज अगर नेगेटिव आया मतलब वो चीज घट गई है। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूं, डेल्टा यू कौन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा यू कौन है, चेंज इन potential energy of electron when electron move from A to B, move from, इसको ध्यान से समझिए आराम से, A to B एकदम आराम से। तो हम बात क्या कर रहे हैं, कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, और हमारे कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन कहते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। तो हमारा करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो जब इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर थे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना था, मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर पहुंच गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ चेंज, और आप एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आप जब चेंज कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके पैसे में कितना चेंज आया, तो अगर आपके पैसे का चेंज पॉजिटिव आया मतलब आपका पैसा बढ़ गया, और पैसे का चेंज अगर नेगेटिव आया मतलब आपका पैसा घट गया, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ चेंज। तो अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूंगा तो चेंज का फॉर्मूला होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द फाइनल, बिकॉज दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन, क्योंकि वो लोग यहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं। तो फाइनल लिखा जाए तो फाइनल आएगा माइनस ऑफ E इंटू V2, माइनस इनिशियल लिखा जाए ये आएगा माइनस ऑफ E इंटू V1। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखा जाए डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E इंटू V1 माइनस V2, एंड दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे मैंने चार्ज को विद साइन पुट किया है, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे E नेगेटिव है, मैंने इसलिए चार्ज को ऑलरेडी विद साइन पुट किया है, मतलब E है पॉजिटिव नंबर और उसके सामने लगा है माइनस, तो ये कौन हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि E नेगेटिव है, मैंने E एक पॉजिटिव नंबर है, E का वैल्यू क्या है मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो E का वैल्यू इतना है कूलम, E का वैल्यू इतना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो दिस इज द चेंज एंड चेंज इज नेगेटिव। तो अगर किसी क्वांटिटी का चेंज नेगेटिव है मतलब वो क्वांटिटी डिक्रीज कर गई। अब सवाल उठता है कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल के आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हो जाएगा। आपने वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था, तब आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे क्लास में, और ये समझा था हम लोगों ने कि जब पोटेंशियल एनर्जी घटती थी तो अगर एनर्जी का कहीं लॉस नहीं होता था तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी। फिर से बोल रहा हूँ, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी घटती थी और एनर्जी का कहीं लॉस नहीं होता था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी। इस सवाल में क्या हो रहा है, वो यहां से यहां तक जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। यहां से यहां तक वो लोग जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस। तो इधर से मैं हटाता हूं, ठीक, इसको लिख लें आप। अब देखिए, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई पोटेंशियल तो कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस हो रहा है। इट मींस
मैं यहां लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम A to B, their potential energy is decreasing. But kinetic energy is constant. अब सवाल उठता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो कहां गई? जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो कहां गई? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग देयर एनर्जी टू द एटम्स ऑफ द वायर। जो वायर के एटम्स हैं उनको वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो यहां पे अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन आर लूजिंग देयर एनर्जी, electron are losing their energy to the atom of the wire. जिसके कारण हमारे जो वायर के एटम हैं उनको एनर्जी मिल रही है, वायर्स के जो एटम हैं उनको एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और उनके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ते जाते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी से हम उसे टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। जो ये मोशन के कारण, उसमें वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी को हम किससे रिलेट करते हैं? टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, दैट इज हाफ kT। तो आप भी ऐसे सोचिए कि अगर उसके पास स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसको अगर एनर्जी मिल रही है तो उसका एनर्जी का स्टोरेज बढ़ेगा। किसका? एटम का। किसका एटम? वायर का एटम। तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस। अब वायर के पास जब एनर्जी मिली, वायर जब गर्म हो गया, वायर का जब टेम्परेचर बढ़ गया, तो वायर क्या करता है? उस एनर्जी को सराउंडिंग के लिए दे देता है। ठीक, तो क्या करता है वायर? वायर लूजेस दिस एनर्जी टू द सराउंडिंग। वायर लूजेस दिस एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, to the surrounding। जो वायर है ना, वो सराउंडिंग के लिए इस एनर्जी को लूज कर देता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, अब यही वो एनर्जी है जिसके कारण आपका पानी गर्म होता है, यही वो एनर्जी है जिसके कारण आपका जो बल्ब है उससे आपको उजाला दिखाई देता है। ठीक, अब सुनिए, अब ठीक है, तो आपका पानी वानी गर्म होने वाली सब एनर्जी यही है। ठीक, अब सुनिएगा, अब क्या होता है कि अब मैं आपको इस एनर्जी की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि ये कितनी एनर्जी लूज हो रही है। तो आप सोचिए कि ये हमारा मान लेते हैं रजिस्टर है और यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं हम लेट से V1 और यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं लेट से V2 और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अभी मैंने कितना लगा था कोई पता है? अच्छा, इससे अच्छा मैं इसको V हाई लिख लेता हूं, VH एंड V लो, एंड दैट रेजिस्टेंस इज R एंड दैट करंट इज I। आप जानते हैं कि करंट किसको कहा जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। then what is the current? that is dq upon dt। अगर dq चार्ज फ्लो किया किसी क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में, अगर dq चार्ज फ्लो किया किसी क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में, तो उस क्रॉस सेक्शन पर जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या कही जाती है? dq अपॉन dt। तो अगर मैं dq अपॉन dt दैट इक्वल टू I, और यहां पे क्लियरली मतलब पता होना चाहिए कि इस dq का मतलब क्या है। ये वो चार्ज है जो उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर गया। तो अगर आप यहां पे dq का वैल्यू लिखेंगे तो dq का जो वैल्यू आएगा वो आएगा I इंटू dt। अगर उस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है तो dt टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा उसका वैल्यू होता है I इंटू dt।
हम जो करंट पढ़ते हैं इनको बोलते हैं स्टेडी करंट। हम जो करंट्स पढ़ते हैं इनको बोलते हैं स्टेडी करंट। अब आप बोलेंगे सर स्टेडी करंट्स क्या होते हैं, तो ठीक है ये चीज आप बाद में समझेंगे। अभी आप ऐसे समझें कि पूरे पूरे वायर में करंट यूनिफॉर्म है, पूरे वायर में हर जगह करंट एक जैसा है, हर जगह पूरे वायर में हर जगह करंट कैसा है, एक जैसा। तो ये स्टेडी करंट क्या होते हैं, ट्रांजिएंट करंट क्या होते हैं, ये सब देखेंगे बाद में, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो dq अपॉन dt इज i एंड dq इज i अपॉन dt, मतलब dt टाइम में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा मेरा dq, दैट इज i dt, इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का लॉस निकालूं, डेल्टा u लॉस, मैं लॉस लिख रहा हूं सीधा, मैं गेन नहीं लिख रहा हूं, मैं मुझे सीधा पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होना है। ये पूरा डिस्कशन में मैंने यही बात बोली है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होना है, तो मैंने ये लिखा कि कितना लॉस होना है, तो मैं लॉस लिख रहा हूं dt टाइम में। तो dt टाइम में कितना लॉस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस VH माइनस VL इनटू दैट dq। अच्छा आप ऐसे समझें, VH इंटू I dt, this is the initial potential energy minus V low into IDT। IDT कौन है, that charge dq। what is IDT, that charge dq, जिसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी आया है, उसका पहले पोटेंशियल एनर्जी इतना था, उसका बाद में पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। तो अगर इस चीज की मैं कैलकुलेशन करूं, VH माइनस VL इंटू I इंटू DT, दैट इज द डेल्टा U लॉस। आप इसे du लॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बहुत स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि du अपॉन dt, ये आया मेरा VH माइनस VL इंटू I। ये कौन है, रेट ऑफ लॉस। किसका रेट ऑफ लॉस, पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ लॉस। किसका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये लॉस हो रहा है तो ये किसको मिल रही है एनर्जी, ये वायर के एटम्स को मिल रही है। और वायर के एटम्स इस एनर्जी का क्या कर रहे हैं, वो इस एनर्जी को सराउंडिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसके कारण आपका पानी गर्म हो रहा है। एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम V से ही लिखना पसंद करते हैं, V जनरली V से लिखना पसंद करते हैं। तो ये आया मेरा V इंटू I। और ये अगर रेजिस्टेंस जो मेरा है, मैं जानता हूं रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है V/R। रेजिस्टेंस में जो करंट का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, V/R। तो मैं इसको लिखते हैं पावर इन रजिस्टर। पावर इन रजिस्टर, पावर इन रजिस्टर मतलब टर्मिनोलॉजी यही इस्तेमाल की जाती है, पावर इन रजिस्टर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, V² अपॉन R। ठीक, या फिर V को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, मैं V को I इंटू आर भी लिख सकता हूं। तो ये कितना हो गया, I² इंटू आर। और इसको कई बार हम लोग ओहमिक लॉस भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है इसका, ओहमिक लॉस। तो ये कौन है, ये वो एनर्जी है जो इस रजिस्टर में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इस कंडक्टिंग मटेरियल में, इस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इतना एनर्जी लूज कर रहे हैं। किसको मिल रही है, एटम्स को मिल रही है। और एटम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग को दे रहे हैं। और सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपका पानी गर्म हो रहा है, जब सर्दियों में आप पानी गर्म करते हैं रॉड से। ठीक, तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि पावर इन रजिस्टर, इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस रजिस्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी का लूज कर रहे हैं, उनकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखो। तो होल मतलब पूरा कहानी का कंक्लूजन यही है कि रजिस्टर की पावर होती है I²R, जिसका मतलब है कि रजिस्टर उतना एनर्जी सराउंडिंग को फेंक रहा है। अब डायरेक्ट बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन एटम को दे रहे हैं, एटम सराउंडिंग को, तो आप सीधा ऐसे बोल दीजिए कि ये रजिस्टर सराउंडिंग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और पर सेकंड एनर्जी प्रोवाइड करने का जो रेट है वो है I²R। अगर I ज्यादा होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करने का रेट ज्यादा होगा, और I कम होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करने का रेट कम होगा। लिख लें। ठीक, अब देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी को समझ लेते हैं, फिर हम सीधा सर्किट्स स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको यह समझ में आया अभी तक कि रजिस्टर में एनर्जी का लॉस कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस है। अब सवाल उठता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का बर्बादी कर रहे हैं तो इनको ये एनर्जी मिल कहां से रही है। तो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का जो सोर्स होता है वो होती है बैटरी। तो बैटरी सुनिएगा ध्यान से।
बैटरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह से एक बर्तन लिया जाता है, उस बर्तन में इस तरह से एक सॉल्यूशन लिया जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही कहानी है। और इसके अंदर दो रॉड इंसर्ट की जाती हैं, दो डिफरेंट मेटल की रॉड, दो डिफरेंट मेटल की रॉड इसमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। और जो इस दो मेटल की जो रॉड प्रोड्यूस की जाती है, इनमें से एक रॉड जो होती है वो हाई पोटेंशियल पर हो जाती है और दूसरी रॉड है जो लो पोटेंशियल पर हो जाती है। अब इसका आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका देखिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो क्वांटम मैकेनिक्स से दिया जाता है, जो इस सब्जेक्ट के या इस लेवल से बहुत आगे की बात है। ठीक, तो हम इस बात पे नहीं बात करेंगे कि किस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जब भी आप दो डिफरेंट कंडक्टर को आप एक दूसरे से कांटेक्ट में लाइए, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक, अब कहानी यह है कि ये आपका एक बर्तन है, उसमें सॉल्यूशन है, उसमें दो कंडक्टिंग या मेटालिक रॉड डाल दी गई और इन दोनों रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो हम ये मान लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, तो मैं मान लेता हूं लेट्स से दिस इज हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को जनरली हम पॉजिटिव प्लेट भी कहते हैं या पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं, तो आप इसे पॉजिटिव नाम लिख सकते हैं और इसके साइड में चाहे तो आप हाई पोटेंशियल नाम लिख सकते हैं। और इनमें से एक होता है लो पोटेंशियल, उसको हम नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं, और यहां पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है लो पोटेंशियल। दिस इज द बैटरी। और इस बैटरी की खास बात यह होती है कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी को आप जिंदगी भर के लिए रख दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बदलता। इस बैटरी की एक खास बात है क्या कि इसके बीच का जो दोनों टर्मिनल के बीच का, इनको टर्मिनल बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता। इवन आप ऐसा करिएगा, जो आपका सेल होता है जो खराब हो जाता है, जैसे घड़ी में आपने सेल लगाया और सेल खराब हो गया, तो सेल पे लिखा होता है 5 वोल्ट, और आपका सेल खराब हो गया, तो आप उस खराब सेल को लेके उसका अगर वोल्टेज मेजर करेंगे ना, तो पहले अगर वो 5 वोल्ट था ना, तो अभी आपको लगभग 4.5 से ऊपर ही मिलेगा वो। तो फिर आप बोलेंगे तो सर फिर वो जब 4.5 से ऊपर है तो वो सेल ने काम करना क्यों बंद कर दिया? उसका अलग कारण है उसने क्यों काम करना बंद कर दिया, वो मैं समझाऊंगा उसने क्यों काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये बात आप करके देखें, भले ही खराब सेल लेके जाएं और किसी दुकान वाले पे जाते, सबसे बढ़िया तरीका, दुकान वाले पे जाएं, उसको बोल रहे हैं कि हमें वोल्ट मीटर चाहिए, बोले वोल्ट, वो बोलेगा कि कितना वोल्टेज मेजर करना है, तो आप बोलना कि हमें 5 या 3 से लेके 5 वोल्ट तक मेजर करना है, वो आपको वोल्ट मीटर दिखाएगा। आप बोलना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बोलेगा कर रहा है, तो आप सेल निकाल के मेजर करके देख लेना। पुराना सेल लेके गए आप, तो 5 वोल्ट की जगह वो दिखाएगा 4.5 वोल्ट। अब दुकानदार बोलेगा लेना है कि नहीं लेना, तो वो जितना पैसा बोले उसका 1/4 पैसा बोलना ना, इतना देंगे, और वो उतने में कभी देगा नहीं, क्योंकि आपको कभी लेना भी नहीं है, तो दे के वापस आ जाना। तो आप उससे मेजर करके ये चेक कर लेंगे कि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट की जगह कितना है, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजन, पर फिर भी 4.5 से अब भी आपको वो मिलेगा, और ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अब कहानी ये है कि अब इसके अंदर जो फ्लो होता है चार्जेस का, वो किस तरह से फ्लो होता है बैटरी में, वो आपको मैं समझाता हूं। तो देखो बैटरी के अंदर होता क्या है, बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या दैट ओमिक एनर्जी, जो भी आप बोलें। तो कुल मिला के जो बैटरी है वो एनर्जी जो देती है, वो एनर्जी कहां देती है, तो बैटरी के अंदर रिएक्शंस होती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो अंदर रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी हमें सर्किट को मिलती है। तो बैटरी का काम क्या हुआ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब किस तरह से ये काम होता है देखिए, वो मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है, बैटरी में सबसे पहले एक ईएमएफ शब्द इस्तेमाल होता है। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ जो है, ईएमएफ क्या है? तो ईएमएफ ये है कि 1 यूनिट चार्ज को यहां से लेके, मान लो आप यहां से लेके और पूरा एक लूप कंप्लीट करा लीजिए उससे। चले पहले देखिए
ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब है कि एक पूरे क्लोज लूप में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज ईएमएफ। उस सर्किट में कितना ईएमएफ है, ठीक। तो अब यहां पे देखिए इस ईएमएफ का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन या फिर इसके बारे में जो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो डेवलप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाके, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ईएमएफ को एक शॉर्टकट में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सारी रामायण अगर बोलूंगा तो आपको पता लगेगा ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आप उस कहानी को रिलेट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका एक जनरलाइज फॉर्म हमारे सामने आता है ईएमएफ का, कि व्हाट इज ईएमएफ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं काम चल रहे लाइक ईएमएफ का डेफिनेशन बता रहा हूं। तो ईएमएफ का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं फॉर दिस बैटरी, मैं जनरलाइज डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। तो फॉर दिस बैटरी तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। मैं ये सिर्फ बैटरी के लिए बता रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं बैटरी के लिए बता रहा हूं। जनरल हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो लगभग हमारा एक लेक्चर सिर्फ इसी बात पे जाएगा कि ईएमएफ होता क्या है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग, when current is not flowing, potential difference between terminals of battery is called EMF of the battery. EMF का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, न्यूटन्स लॉ के वो जो फोर्सेज है ना, वैसा कोई फोर्स नहीं है, बस इसका नाम फोर्स है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों को ये समझ नहीं थी कि ये है क्या, तो उन्होंने कुछ कुछ नाम रख दिया, तो ठीक है ईएमएफ, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ठीक। अब ये कौन है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में? इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। और ये कब का पोटेंशियल डिफरेंस है? जब इस सर्किट में करंट जीरो है, ठीक। अब इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ईएमएफ नेवर चेंजेस विद टाइम, ईएमएफ नेवर चेंजेस विद टाइम। ये बात थोड़ी सी हो सकता है आपको मतलब उतनी ज्यादा नहीं क्लियर हो पाए इस समय पे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेट करिएगा, मैं गारंटी देता हूं ईएमएफ का कोई डाउट नहीं बचेगा और आपको क्लियर समझेगा कि ईएमएफ है क्या। मैं अभी आपको बैटरी का वर्किंग समझाता हूं, बैटरी काम कैसे करती है, तो आपको यह समझ में आएगा दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। और मान लीजिए ये कोई आपने यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया, अच्छा इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जिंक और कॉपर का प्लेट डाल दीजिए और H2SO4 का सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो सॉल्यूशन में जो आयन होते हैं वो आयन इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं और इसके अंदर नेगेटिव भी आयन होते हैं। तो पॉजिटिव आयन भी इक्विलिब्रियम में होते हैं और नेगेटिव आयन भी इक्विलिब्रियम में होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन इक्विलिब्रियम में हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उन पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस वाली प्लेट में हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस वाली प्लेट पे हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव। और इस प्लेट पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ये हमेशा न्यूट्रल होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप होता है उतने नेगेटिव इस पे डेवलप हो जाता है और ये सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहता है? न्यूट्रल। अब इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो आयंस इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो अगर मैं किसी लेट्स से पॉजिटिव आयन की अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव आयन है, दिस इज सम पॉजिटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन। मैं ऊपर पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूं, डायग्राम गंदा हो जाएगा मेरा, लेकिन मैं कह रहा हूं दिस इज पॉजिटिव आयन। तो अगर ये पॉजिटिव आयन है और अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करूं तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो लगेगा F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, ये फिर भी फ्लो करके नहीं जा रहा है चार्ज उधर, फिर भी ये चार्ज बह के नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज अगर उधर बह के नहीं जा रहा है, ये चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस पे एक फोर्स और लगना चाहिए, तो इस पे एक फोर्स और लगता है इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है,
इसका मतलब एग्जैक्ट डिटेल हमारे पास नहीं है, but there must be a force to have an equilibrium that F. और ये F किसका है? This is due to the solution. This is HCB पढ़िएगा इसके बारे में, उन्होंने भी यही चीज एक्सप्लेन की है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप वहां पे पढ़ जरूर लेना. This is due to solution. और ये वाला फोर्स कितना किसके कारण? ड्यू टू द चार्जेस ऑन दीज इलेक्ट्रोड्स. इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. अब होता क्या है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना. अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि चार्ज का फ्लो होता कैसे है. अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी से एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया. ये मान लो एक रजिस्टर है. अरे कंडक्टर होता है ना, वायर, ये तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. हमने इसको कनेक्ट कर दिया. ये रेड वाला लिख लेना, अब ये डायग्राम गंदा होगा. ओके. अब होता क्या है, इस साइड में पोटेंशियल हो गए हाई और इस साइड में पोटेंशियल हो गए लो. अब आप ये बताइए कि जो मेरे ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? कभी प्रोटॉन निकल के नहीं आता है न्यूक्लियस से. हमेशा कौन रोल प्ले करता है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनमें कौन रोल प्ले करते हैं? इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करते हैं. न्यूक्लियस थोड़ी निकल के आता, प्रोटॉन थोड़ी निकल के आता है न्यूक्लियस से. इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो आपके इन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं. तो इस पे पॉजिटिव मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है. तो इलेक्ट्रॉन देखता है ये वाला कि यार मेरे लिए ना एक रास्ता बना हुआ है, मैं इसमें फ्लो होके जा सकता हूं. और इसमें जब मैं फ्लो के जाऊंगा तो क्या मुझे जाना चाहिए? तो देखिए, केमिस्ट्री में एक स्टेटमेंट होता है कि हर कोई अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, क्योंकि जितनी एनर्जी मिनिमम होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. लेस एनर्जी मोर स्टेबल. तो ये इलेक्ट्रॉन सोचता है कि अगर मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं, ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है कि अगर मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी. तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो कंडक्टर है, ऐसा नहीं है कि इस पूरे बाकी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है. तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन ना अब ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको एक लालच दिखा. क्या लालच दिखा? कि भाई यहां पोटेंशियल ज्यादा है और हम नेगेटिव चार्ज हैं. तो नेगेटिव चार्ज जब हाई पोटेंशियल पे पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. तो इलेक्ट्रॉन को लालच आया, वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करना स्टार्ट किए और अब इलेक्ट्रॉन इस हाई टर्मिनल पे पहुंचना चाहते हैं. अब इससे क्या फर्क आएगा देखना, इसको लिख लो. अब वर्किंग समझना बड़े ध्यान से. अब होगा क्या, मैं यहां एक डायग्राम और बना लेता हूं. ये आपका सॉल्यूशन है. अब कहानी समझना, कहानी क्या होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सब लॉजिकल है. अच्छी बात ये होती है, एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया. अब कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लालच आ गया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हुए. किसकी तरफ? दिस हाई पोटेंशियल की तरफ. और कहां से? लो पोटेंशियल से. अब मैं कह रहा हूं कि मान लो जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुए तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इधर निकल गया और यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते 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 और मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. तो हुआ क्या यहां आने से? देखो, यहां आने से क्या हुआ बेटा कि इस वाली प्लेट का नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, इस वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया. मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं ना, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां का नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा सा कम हो गया. यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, उस इलेक्ट्रॉन ने आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को, तो यहां का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया. अब मुझे बताओ, जो मेरा यहां पे ये आयन था, ये जो मैं पॉजिटिव आयन लेके डिस्कशन कर रहा हूं, यहां पे जो मेरा ये आयन था, ये आराम से सो रहा था, ये इक्विलिब्रियम में था. कब तक? जब तक रजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया गया था. रजिस्टर कनेक्ट करने से क्या हुआ, यहां का मैग्नीट्यूड हल्का सा कम हुआ, यहां के चार्ज का मैग्नीट्यूड हल्का सा कम हुआ, मतलब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की सी कम हुई. और अगर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की सी कम हुई, मतलब ये फोर्स हो गया कमजोर. और ये फोर्स अगर कमजोर हो गया, बहुत ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कमजोर हो गया तो कौन ताकतवर हो गया? दैट एफ. ये एफ किसके कारण है? ये सॉल्यूशन के फोर्सेस के कारण है. इसको इस चार्ज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उन चार्जेस का फोर्स है ही नहीं. वो किसका फोर्स है? सॉल्यूशन का फोर्स है. तो सॉल्यूशन का फोर्स क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया. और सॉल्यूशन का फोर्स स्ट्रांग हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा. इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा, मैं इस पे पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूं, चलिए यहां लिख देते हैं. इस पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स इधर आएगा.
और नेट फोर्स इधर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा अगेन पॉजिटिव चार्ज उतना ही हो गया, और यहां से नेगेटिव चार्ज कम हुआ था तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और जनरेट हो जाएगा। अब यहां पे कौन होगी, केमिकल रिएक्शन, यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। तो जैसे मुझे नहीं मालूम है कॉपर जिंक में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के अंदर इसमें कूद जाएगा, तो वहां अरेंज इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन का लालच कि भाई वहां हाई टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होते जाएंगे और अंदर भी ये मैकेनिज्म चलता जाएगा। और अंदर ये मैकेनिज्म कब चलता जाएगा, जैसे मान लीजिए कॉपर है, जब तक ये कॉपर खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मैकेनिज्म आपका चलता जाएगा। ठीक, तो होगा क्या, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात आप ये देखो कि इसका जो नेट, इस पे जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है, तो ये आपका जो ये जो आपका फोर्स था, कौन सा वाला, जो सॉल्यूशन ने लगाया था, उसका वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। तो इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स ऑन आयन इज पॉजिटिव। और यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी देना। अब आप ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन ने आयन को एनर्जी दी और आयन उस एनर्जी को लेके यहां तक पहुंचा। सॉल्यूशन ने आयन को एनर्जी दी और सॉल्यूशन और जो आयन है उस एनर्जी को लेके यहां तक पहुंचा, और यहां पे जो आयन को एनर्जी मिली वो समहाउ ड्यू टू सम मैकेनिज्म किसको मिली, इलेक्ट्रॉन्स को मिली, और इलेक्ट्रॉन ने उसको किसको दिया है, फिर आगे एटम्स को दिया है। किसके एटम्स, वायर के एटम। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो बाहर रजिस्टर से एनर्जी निकल रही थी वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी सॉल्यूशन से आई। सॉल्यूशन ने क्या किया, ये देखो पॉजिटिव वर्क किया। तो अगर इस पूरे को मैं एक सिस्टम मानूं, रजिस्टर को, सॉल्यूशन को और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर मैं एक सिस्टम मानूं, तो मैं जानता हूं कि सिस्टम में जो इंटरनल फोर्स हैं वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, और जो वो पॉजिटिव वर्क है मतलब सिस्टम में अंदर एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी कहां जा रही है, बाहर जा रही है। किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। ठीक, तो लिख लीजिए। तो ये है बेटा इसका पूरा कहानी कि जो बैटरी है वो बैटरी वर्क कैसे करती है। तो मोर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सॉल्यूशन का फोर्स है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारा फोर्स नहीं है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सॉल्यूशन मेहनत कर रहा है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, आयन को एनर्जी दे रहा है। इसी तरह से आप नेगेटिव चार्ज को लेके देख सकते हैं कि नेगेटिव इधर मूव किया, मतलब वो हर एक बैटरी का अपना अलग अलग वर्किंग होता है, लेकिन जो एक थीम है बैटरी का वो यही थीम है कि सॉल्यूशन ने वर्क करके दिया। अभी सॉल्यूशन का जो फोर्स है ना, इसका एग्जैक्ट एनालिसिस अभी साइंटिफिक कम्युनिटी के पास अवेलेबल नहीं है। तो इन दी एंड इस होल स्टोरी के समराइजेशन में हम क्या याद करेंगे कि सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव वर्क करता है आयंस पे, जिसके कारण एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी रजिस्टर के थ्रू बाहर सराउंडिंग को मिल जाती है। ठीक है, लिखिए इसको। ठीक, हाँ देखो बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हमारे आयंस अंदर मूव करते हैं तो जिस तरह से कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते थे तो उनके मोशन में एक रेजिस्टेंस पैदा होता था, अब वो आपस में कोलाइड करते थे, वही कहानी सॉल्यूशन के अंदर भी होती है। इसीलिए बैटरी के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बैटरी के अंदर सॉल्यूशन में कौन फ्लो करते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, और उनका भी वही मोशन है जैसा कि बाहर रजिस्टर्स का मोशन है, और रजिस्टर में इलेक्ट्रॉन का मोशन है। ठीक है, अब देखिएगा, अब बैटरी जो होती है, बैटरी का जो हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, हमने कैपेसिटर में भी आपको बताया था कि इस तरह से हम बैटरी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। और मैंने बोला कि बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को या तो इस साइड में ड्रॉ कर लेते हैं और या फिर इस साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। इस होल चीज का मतलब है बैटरी, दिस होल थिंग इज बैटरी। आपकी मर्जी, आप इधर ड्रॉ करना चाहें इधर ड्रॉ कर लें, और इधर ड्रॉ करना चाहें इधर ड्रॉ कर लें, सॉल्व करने के पर्पस से, क्योंकि आगे आने वाले समय में तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं।
तो तब हम किस तरह से ड्राइंग करेंगे, किस तरह से इस बात का टेक केयर करेंगे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सिंबल यूज किया जाता है वो है स्मॉल आर, और ईएमएफ के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ई। ईएमएफ के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? ई। अब एक शब्द होता है आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी हम उसको कहते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ऐसा कभी संभव तो नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन ठीक है, थियोरेटिकली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज एटलीस्ट वी कैन से दैट इफ स्मॉल आर इज 0 दैट इज कॉल्ड आइडियल बैटरी, या फिर आइडियल बैटरी हम उसको कहेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब बैटरी के वर्क डन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो बैटरी का वर्क डन होता है वो कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सुनिएगा, अब यहां पे ऐसा करता है, इसको मैं मिटाता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? जैसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले आता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, पहली बात, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच में या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। ये कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स। कौन कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बैटरी जब हमारी लोड की तरह काम करेगी या फिर बैटरी हमारी जब सोर्स की तरह काम करेगी, तो ये मैं आपको इलेक्ट्रो कैपेसिटर में समझा चुका हूं कि कब सोर्स की तरह लेते हैं और कब लोड की तरह लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप उन दोनों में से कोई सा भी नोटेशन यूज करें। ये ईएमएफ ई है और ये रेजिस्टेंस आर है, और मैं मान लेता हूं बैटरी एज ए सोर्स काम कर रही है और करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है हाई। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 मान लिया जाए, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V1 मान लो, x मान लो, जो मान लो x मान लो, x मान लिया जाए, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा? तो आप जानते हैं कि रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सी डायरेक्शन फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब यहां से यहां तक करंट फ्लो होगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे कम होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होती है वो होती है I इंटू रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा? x से कम आएगा। बहुत बढ़िया, कितना कम आएगा? I इंटू आर। अरे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर आएगा। और बैटरी में ये होता है लो टर्मिनल और ये होता है हाई टर्मिनल, और जो EMF है ये कौन है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर मैं y लिखूं, इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं अगर y लिखूं, तो y का वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा x माइनस IR प्लस E। तो अगर मैं दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, ये मेरा हाई पोटेंशियल वाला साइड है और ये मेरा लो पोटेंशियल वाला साइड है। तो अगर दोनों का मैं टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, जिसको मैं टर्मिनल वोल्टेज बोलूंगा, जिसको मैं VT बोल देता हूं, टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा? देखिए, चेक करिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा आपका? हाँ, दिस माइनस दिस करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा y माइनस एक्स। तो y में से जब x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा? E माइनस IR। तो ये बेटा आपको याद रखना है कि जब बैटरी एज ए सोर्स काम करती है, जब बैटरी एज ए सोर्स काम करती है तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? E माइनस IR। और मैंने क्या बोला? टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होता है जब करंट 0 होता है। तो सोचो, अगर करंट 0 होता तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता? EMF के बराबर होता। ये डायग्राम था बैटरी एज ए सोर्स के लिए। अगला डायग्राम बना रहा हूं बैटरी एज ए लोड के लिए। तो देखिएगा, बैटरी एज ए लोड, उसमें करंट इस तरह से फ्लो होता है। तो अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को सिमिलरली x मान लिया जाए तो इस बार इस पॉइंट का पोटेंशियल कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? हाई पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? लो पोटेंशियल। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओम्स लॉ याद करिए, डिफरेंस होता है I इंटू आर। इसका मतलब ये अगर स्मॉल r है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा x प्लस IR, और इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर मैं y नाम दूं तो इस y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस IR प्लस E। ठीक,
अब अगर मुझे टर्मिनल वोल्टेज चाहिए VT, तो हाई वाली साइड से लो वाली साइड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज y माइनस एक्स, और इसका वैल्यू कितना आया E प्लस आई आर। तो ये आपको याद रखना है कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू E माइनस आई आर होती है कब, जब बैटरी एज ए सोर्स होती है, और E प्लस आई आर होती है कब, जब बैटरी एज ए लोड होती है। ठीक, तो चलिए बेटा इसकी बाकी भी टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन चीज़ों को समझें, पढ़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं